हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश चंद्र सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज आप लोगों से परपुरियम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। परपुरियम मतलब प्रसवोत्तर काल, यानी डिलीवरी के बाद वाले समय के बारे में। तो परपुरियम यानी प्रसवोत्तर काल प्लेसेंटा के एक्सपल्सन से शुरू होकर के 6 हफ्ते का समय जो होता है उसे हम परपुरियम बोलते हैं। इसको हम चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं इमीडिएट परपुरियम, अर्ली परपुरियम और रिमोट परपुरियम। यानी शुरू के 24 घंटे का समय, फिर 1 हफ्ते का समय और फिर उसके बाद के दूसरे हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते का समय को। क्यों इम्पॉर्टेंट है परपुरियम पीरियड कि अगर जैसे पहला बच्चा जिसको होता है या दूसरे तीसरे में भी जिनको कुछ जानकारी कम है महिलाओं को, तो वो छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ों के लिए भी लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे शरीर में हो रहा है, ये नॉर्मल ठीक है कि नहीं ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है। अड़ोस पड़ोस में परेशान होती हैं, डॉक्टर के पास भागे भागे पहुँचते हैं। तो इसमें अगर हम जान लें कि नॉर्मल क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या अबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, क्या होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्या होना नासामान्य है, तो हमें बहुत हेल्पफुल होगा। हम इसमें पहले देखते हैं कि डिलीवरी के बाद क्या क्या महिलाओं में फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं जो सामान्य हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं जैसे कि पहले हमारे बच्चेदानी के साइज़ से। जो बच्चेदानी है, बच्चा निकलने के बाद तुरंत इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। बच्चा निकल गया तब उसको कंट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा, बच्चेदानी छोटी हो जाएगी। तो ये एक तरह से देखा जाए साइज़, तो बच्चेदानी सिकुड़ करके हमारे नाभि के नीचे आ जाती है, बिल्कुल हार्ड बॉल की तरह रहेगी, नाभि के नीचे रहेगी। और वो ये रोज़ उसको आधा इंच करीब करीब छोटा होता रहता है। और 4 हफ्ते बीतते बीतते वो आपके पेल्विक आर्गन बन जाता है, यानी कि वो एब्डोमेन में से, पेट में से नीचे जा कर के जहाँ सामान्य हड्डी के नीचे पेल्विक, हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं, पेल्विस में चला जाता है। साइज उसकी नॉर्मल हो जाती है। वज़न के रूप में अगर हम चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वज़न अगर जानना चाहें तो 1 किलो के आसपास का जैसे ही बच्चा निकलता है, बच्चेदानी 1 किलो के आसपास की हो जाती है। और वो धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते 6 हफ्ते में अपने नॉर्मल साइज़ यानी कि 60 ग्राम मतलब अंडे के वज़न के बराबर के साइज़ की फिर हो जाती है। दूसरा होता है कि विजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं। बच्चा होने के बाद बच्चेदानी के रास्ते से कुछ लिक्विड टाइप का निकलता रहता है, उसको हम लोग लोकिया बोलते हैं। लोकिया ये करीब करीब 2 से 3 हफ्ते तक फ्लूइड के रूप में बाहर आता रहता है बच्चेदानी के रास्ते। उसका कलर भी चेंज होता था, शुरू में लाल कलर का रहता है, फिर पीला कलर हो जाता है, फिर सफ़ेद हो जाता है। तो जो लाल कलर का फ्लूइड आता है इसको हम लोग लोकिया रुब्रा कहते हैं। और ये 3 से 4 दिन का करीब करीब होता है, 3-4 दिन तक आएगा, लाल कलर का आएगा और इसे हम लोकिया रुब्रा बोलते हैं। 4 दिन के बाद फिर 5 से 9 दिन उसके बाद जो है पीले कलर का आता है, जिससे हम लोकिया सिरोसा कहते हैं। और उसके बाद 10-15 दिन और आता है, वो सभी वाइट कलर में आता है, उसे लोकिया एल्बा हम लोग बोलते हैं। तो लोकिया रुब्रा हो गया, लोकिया सिरोसा हो गया, लोकिया एल्बा हो गया। ये 2-3 हफ्ते में धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। इसके अमाउंट की बात करें कितना आता है, तो शुरू के इसका 5-6 दिन का टोटल अगर हम देखें तो 250 ml के आसपास इसका अमाउंट होता है। कभी कभी इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा अमाउंट क्यों हो सकता है सोचिए, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, पेट में 2 बच्चे रहे हों, जुड़वा बच्चे रहे हों, 3 बच्चे रहे हों, तो उसका यूट्रस का साइज बड़ा रहेगा, तो ज़्यादा बट नेचुरल है कि उसका सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा, 250 ml से ज़्यादा हो सकता है। हाइड्रोमनियास कभी कभी होता है, जैसे पानी पेट में ज़्यादा रहता है, ज़्यादा पेट निकला रहता है और बच्चे के चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो ऐसे में भी हमारा जो है अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। बहुत बड़ा बेबी है, बिग बेबी, उसमें भी अमाउंट बढ़ सकता है। कम कब होगा कि बहुत कम पर हमारा लोकिया आया, जैसे प्री टर्म लेबर हो गया, प्री टर्म डिलीवरी हो गई, अभी 7 महीने का बच्चा था, डिलीवर कर गया, तो बच्चेदानी छोटी रहेगी तो उसका जो है बाद का भी जो सिक्रीशन होगा वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया हम सिक्रीशन के बारे में। दूसरा हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल में, जैसे कि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर डिलीवरी के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है, 0.5 के आसपास, करीब 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, करीब 12 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाता है फिर। और तीसरे दिन के आसपास फिर से टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों? उस समय ब्रेस्ट में मिल्क बनने लगता है, तो ब्रेस्ट इंगाजमेंट होता है शुरू में, तो फिर वो जो है कि 0.5 के आसपास बढ़ेगा,
थोड़ा गर्म महसूस होगा शरीर में, फीवरिश टाइप का लगेगा आपको, बुखार जैसे हल्का फुल्का लगेगा, लेकिन वो भी 24 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा समय तक बुखार रहता है, तेज़ बुखार आता है, तो इसका मतलब कोई समस्या है, इन्फेक्शन कहीं पर है, कुछ है, तो उसको हमको तुरंत जो है कंसल्ट करना चाहिए अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं। अब आता है यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करते हैं हम, पेशाब की बात। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो हमारा ब्लैडर होता है, ये डिलीवरी में जो प्रेशर होता है, प्रेशर वशर की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से ब्लैडर इनसेंसिटिव हो जाता है अपने इंट्रावेसाइकल प्रेशर इंक्रीज करने के। मतलब बच्चे यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब भरता जाएगा, लेकिन वो पेशाब महसूस नहीं होगा। इसे हम कहेंगे कि ब्लैडर इनसेंसिटिव हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको शुरू में पेशाब ही नहीं आएगा। तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करना हम अभी बाद में बताते हैं इस वीडियो में। और क्या होता है कि करीब करीब सेकेंड से 5th डे के बीच में, यानी कि बच्चा होने के दूसरे दिन से 5वें दिन के बीच में ये जो पेशाब आना शुरू होगा तो बहुत जल्दी आएगा और ज़्यादा आएगा। इसका कारण ये होता है कि परपुरल डायूरेसिस हम लोग इसको बोलते हैं, कि जो प्रेगनेंसी के समय में शरीर में पानी इकट्ठा हुआ था ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वो अब धीरे धीरे करके शरीर में से निकलेगा। पैर हाथ में सूजन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जैसे क्लेम्सिया, प्री क्लेम्सिया के केसेस है, तो उसमें बहुत और ज़्यादा वॉशरूम होता है, डायूरेसिस और ज़्यादा होती है। दूसरे दिन से लेकर 5-6 दिन तक जो है बहुत ज़्यादा पेशाब होता है पानी शरीर से निकालने के लिए, जो एक्स्ट्रा पानी है। अब हम चलें कि अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में। तो डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत कॉमन होती है, लैट्रिन जल्दी नहीं होता है। उसका भी कारण है कि हमारे इंटेस्टाइन उसी यूट्रस के चारों तरफ रहता है। डिलीवरी के समय में बहुत मैनिपुलेशन होता है, इधर उधर उसका प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारा इंटेस्टाइन भी शांत होकर के सो जाती है एक तरह से, मान लीजिए। तो शांत हो जाएगी, जब उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। थर्स्ट बढ़ जाता है, यानी कि प्यास ज़्यादा लगता है। प्यास क्यों ज़्यादा लगेगा? आपको बताया टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उससे स्वेटिंग वेटिंग होगी, लोकिया निकल रहा है, यानी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ से पानी जा रहा है, पेशाब ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब के कारण से क्या होगा कि हमारे जो डिलीवरी के कुछ 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक हमको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब आते हैं हम लोग की वेट लॉस के बारे में, कि मदर का वज़न कम होता है। तो आप तो ये सोचिए कि 5 किलो के आसपास तो वैसे ही वज़न कम हो जाता है जैसे डिलीवरी होती है। वो 5 किलो में क्या, जैसे कि 2-3 किलो का बच्चा हो गया, 3 किलो का, 1 किलो का प्लेसेंटा हो गया, 4 किलो हो गया, आधा लीटर पौना लीटर के आसपास वो एमनियाटिक फ्लूइड रहता है, उसके तरफ वो निकल जाता है, ब्लड लॉस होता है। ये सब मिला कर करीब करीब 5 किलो तो तुरंत ही जो है कि वज़न मदर का कम हो जाता है। उसके बाद जो है कि 2 से 4 किलो वज़न और धीरे धीरे करके कम होता है। ये करीब 6 हफ्ता पूरा परपुरियम पीरियड में धीरे धीरे करके कम होगा। जो बच्चा जब पेट में था उस समय जो वज़न बढ़ा था मदर का, धीरे धीरे वो कम होता रहता है और 2 से 4 किलो और वज़न कम हो सकता है। फिर रिज्यूम्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन के बारे में बात करते हैं कि महीना कब शुरू होगा और अंडेदानी में अंडे कब बनना शुरू होंगे। तो महीना के बारे में हम बात करें पहले, तो एमसी जो होता है ये नॉन लैक्टेटिंग मदर, यानी कि जो माँ दूध नहीं पिला रही हैं, ऐसी माँओं में 40% महिलाओं में, करीब करीब 40 से 50% महिलाओं में 6 हफ्ते में उनका महीना वापस आने लगता है। यानी परपुरियम पीरियड बीतते बीतते, 1.5 महीना बीतते बीतते उनको फिर से महीना आना शुरू हो जाएगा 40% में। लेकिन 70-75% या 80% महिलाओं में जो दूध नहीं पिला रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, करीब 3.5 महीने में मैक्सिमम लोगों को फिर महीना आने लगता है। कुछ लोगों को अर्ली आ गया, 6 हफ्ते के बाद आ सकता है, नहीं 3.5 महीना बीतते बीतते मैक्सिमम औरतों को जो दूध नहीं पिला रही बच्चे को, उनको महीना आ जाता है। और जो दूध पिला रही हैं उनके बारे में बड़ा वेरिएबल है, किसी किसी को 2 महीने में भी ये महीना आ सकता है, कभी कभी 1.5 साल तक, यानी 18 महीने तक महीना नहीं आता है। तो दूध पिलाने वाली महिलाओं में अगर ये महीना नहीं आ रहा तो बहुत घबराने की बात नहीं है। भले आप चेक कर लें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, अपने डॉक्टर से मिल लें, बीच में कभी प्रेगनेंसी के लिए चेक कर लें, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया, बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। अब ओवुलेशन की बात करते हैं, यानी कि अंडेदानी से अंडे बनने की बात।
तो जो नॉन लैक्टेटिंग मदर हैं, जो दूध नहीं पिला रही हैं, उनमें 4 हफ्ते यानी 1 महीने के बाद ही अंडे फिर से दोबारा बनने और ओवुलेशन शुरू हो जाता है। और जो मदर दूध पिला रही हैं उनमें थोड़ा ये लेट होता है, यानी कि 2.5 महीने के आसपास अंडे बनना शुरू होते हैं। 10 हफ्ते के आसपास में अंडे बनना शुरू हो जाते हैं, अंडे निकलने लगेंगे। तो अब सोचें इसमें कि महीना तो बाद में शुरू हो रहा है और अंडे पहले बनने लग रहे हैं। जैसे नॉन लैक्टेटिंग हमने कहा कि 6 हफ्ते के बाद ही शुरू होता है और 4 हफ्ते बाद जो है कि ओवुलेशन होने लगता है। लैक्टेटिंग मदर हैं 6 महीना साल भर जो है महीना नहीं आ रहा है, लेकिन उनमें भी ओवुलेशन 10 हफ्ते 2.5 महीने के बाद करीब करीब शुरू हो जाता है। तो थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि महीना नहीं आ रहा है फिर भी बच्चे पड़ जाते हैं, क्योंकि ओवुलेशन तो हो गया, अंडा मिल गया। तो ये हो गया ओवुलेशन के बारे में। अब हम चलते हैं कंट्रासेप्शन इफेक्ट क्या होता है परपुरियम का, यानी कि बच्चा कब तक नहीं पड़ने की संभावना, डायरेक्ट हम उस पर बात करते हैं। तो जो नॉन लैक्टेटिंग मदर है, नॉन लैक्टेटिंग मदर में हमको तीसरे हफ्ते से कोई ना कोई गर्भ निरोधक का यूज शुरू कर देना चाहिए। और जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो दूध पिला रही हैं, उनको तीसरे महीने से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, एक वर्ड होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वो अलग ब्रेस्ट फीडिंग में हम उसके बारे में बताएंगे क्या होता है, लेकिन थोड़ा जान लें कि जो मदर 6 महीने तक बच्चे को केवल अपना ही दूध पिला रही हैं, रात में भी पिलाती हूँ, दिन में भी पिलाती हूँ, बच्चों को बाहर का कोई चीज़ ना दे रहे हैं, ऐसी महिलाओं में करीब करीब जो है कि 98% यानी 2% फेल्योर रेट इसका है। 98% महिलाओं में 6 महीने तक बच्चा होने की संभावना नहीं रहती है। अब आते हैं हम लोग लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि दूध कब बनता है और ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है उसको। तो शुरू के 1-2 दिन तक तो ब्रेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है, आप देखेंगे सामान्य रूप से रहता है। लेकिन इस दौरान जो है कि थोड़ा एक सीरस फ्लूइड, गाढ़े पीले रंग का कुछ लिक्विड टाइप का ब्रेस्ट से आता रहता है। ये एक्चुअल प्रेगनेंसी के में ही शुरू हो जाता है, जब बच्चा लास्ट महीने का होने वाला होता है, तब से ही ब्रेस्ट में हल्का हल्का पानी आने लगता है। और बच्चा डिलीवरी होने के 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं और ये बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे बच्चा बीमार कम पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन मिनरल सब पाए जाते हैं इसमें। तो ये बच्चे को उस समय 1-2 दिन तक यहीं पिलाना चाहिए, जो ये मिल्क आ रहा है कोलेस्ट्रम। तीसरे दिन के आसपास ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और फिर उस समय ब्रेस्ट एंगाजमेंट होगा, थोड़ा टेम्परेचर भी हमने बताया था कि बढ़ जाएगा। तो ये जो है कि मिल्क दूसरे-तीसरे दिन से बनना शुरू हो जाता है। किसी में कम बनता है तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे उसके लिए क्या करते हैं। तो ये सब हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमने आपको सिंपल एक बता दिया। अब हम परपुरियम के समय केयर क्या क्या करें। जैसे ही प्लेसेंटा निकला उसके 1 घंटे का जो समय है, यानी 4th स्टेज ऑफ लेबर, एक तरह से लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं, इसमें 4th स्टेज प्लेसेंटा होने के बाद 1 घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन में जो हम लोग रखते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें खूब ज़्यादा केयर करना चाहिए। उसमें PPH हो सकता है, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है यूट्रस कंट्रैक्टेड है, अभी रिलैक्स हो जाए, हो सकता है कहीं से फटा वटा हो, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो मरीज शाक में जाएगा, उसके जीवन को भी खतरा हो सकता है। इसलिए शुरू के 1 घंटे को बहुत केयरफुल्ली वॉच करना चाहिए, ब्लीडिंग कितना जा रहा है, कम जा रहा है, ठीक जा रहा है। जो कुछ भी दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क तुरंत करना चाहिए। और उसके बाद ये तो हो गया आपको केयर करने के ब्लीडिंग का। दूसरा कि जैसे डिलीवरी होता है, अब पूछते हैं कि इसको कुछ खिलाएं पिलाएं कि नहीं, तो बिल्कुल खिला पिला सकते हैं। पहले उसको कुछ पीने के लिए दीजिए, जो उसके पसंद की चीज़ हो। चाय पीना चाहे चाय दे दीजिए, कोई जूस पीना चाहे जूस दे दीजिए, नारियल पानी पीना चाहे वो दे दीजिए, कुछ उसको पीने के लिए हल्का दीजिए जो उसके चॉइस का हो। अगर उसे भूख लगा है तो कुछ खाने को भी दे सकते हैं, बिस्किट दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए। अगर खाना भी खाना चाहती है तो थोड़ा रुक करके 1-आधा घंटे के बाद आप जो है उसको थोड़ा हल्का खाना भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो। अब आते हैं दूसरा कि इमोशनल सपोर्ट की बात आती है कि हमें पेशेंट का इमोशनल सपोर्ट भी होगा, ये क्योंकि ये समय बहुत उसके लिए सेंसिटिव समय होता है। अक्सर वैसे तो महिलाएं जो है खुश होती हैं डिलीवरी के बाद, बच्चा अगर हेल्दी हुआ, अच्छा हुआ तो खुश रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो बहुत स्ट्रेस में महिला रह सकती है। क्या कंडीशन है स्ट्रेस के लिए, जैसे कि
बेबी प्री टर्म डिलीवर कर गया, छोटा पैदा हुआ है, बहुत कमज़ोर पैदा हुआ है, कुछ उसको बीमारी हो गई है, रोया नहीं टाइम से, चला गया बच्चों के डॉक्टर के पास बच्चे को भेज दिया गया, कोई कंजेनिटल एनामली हो, बच्चे में कोई परेशानी हो, जैसे क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, सर बड़ा है, मुंह हाथ कुछ नहीं बना है, इस तरह का अगर कोई परेशानी है तो उसको भी स्ट्रेस बहुत रहेगा। कभी कभी बच्चा डेथ कर जाता है, पेट में भी मरा हुआ रह सकता है, या पैदा होने के बाद वो डेथ हो गई उसकी, तो ऐसे में मदर बहुत जो है स्ट्रेस में रहती है। तो इसमें हमको बहुत इमोशनल सपोर्ट की उसको ज़रूरत होती है। एक और टर्म होता है पोस्टमार्टम ब्लूज़ बोलते हैं। पोस्टमार्टम ब्लूज़ मतलब इसमें ये करीब 50% महिलाओं में होता है, जो डिलीवरी होती है उस 50% महिलाओं में पोस्टमार्टम ब्लूज़ है। विशेष करके पहला बच्चा जिसको होता है उसको बहुत ज़्यादा होता है, और ये डिलीवरी के पहले वीक में ही ज़्यादा होता है, 1 हफ्ते तक ज़्यादा चांस है पोस्टमार्टम ब्लूज़ होने के। इसमें होता क्या है कि इसमें मदर जो होती है वो इमोशनली बहुत लेबाइल होती है। कुछ भी बात होगा अपने भावनाओं को रोक नहीं पाती हैं, रोने लगेगी, इस तरह से कोई बात लग जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, मतलब इमोशनली बहुत लेबाइल होती है। इंसोम्निया भी होता है, नींद नहीं आता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में है, मूड चुपचाप बैठे हुए हैं, एंजाइटी भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकता है, पुअर कंसंट्रेशन, कोई चीज़ पर आप डिस्कस कर रहे हैं, उनसे कोई बात कर रहे हैं तो आपकी तरफ बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे, इधर उधर देखना, इसे देखना, इरिटेबल होंगे, बार बार चिढ़ जाएंगे, कोई बात कर, सामान्य बात पर भी चिढ़ सकती हैं। टीयरफुलनेस होता है, आंखों में लगेगा कि हमेशा आंसू भरा हुआ है। तो ये पोस्टमार्टम ब्लूज़ के लक्षण हैं। इसका ट्रीटमेंट बस यही है कि आप उसको मेंटल सपोर्ट करें, उसका सपोर्ट उसमें रहें, उसके हस्बैंड रहें, उसके साथ में उसकी सास रहें, मदर रहें, जिसको वो पसंद कर रहे हो उसके साथ रहें, सपोर्ट में रहें, तो उसको ये सब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा मानने जो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं सही हुआ तो ये करीब करीब 1000 औरतों में से 1-2 लोगों को पोस्टमार्टम साइकोसिस में भी चले जाती हैं, यानी कि दिमागी बीमारी हो जाता है। उसका हम अलग से डिस्कस करेंगे जब कभी एबनॉर्मल परपुरियम पढ़ेंगे तो ये हो गया, उसको हमको इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। कुछ एडवाइस और हमको देना चाहिए, जैसे कि उसको रेस्ट, डिलीवरी हो गया, आप वार्ड में शिफ्ट कर दिए, 1 घंटे देख करके वार्ड में शिफ्ट कर दिया आपने, अब वहाँ उसको रेस्ट में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि घर वाले बहुत खुश हो गए कि उनके पसंद का बच्चा आ गया, अच्छा बच्चा है, तो बहुत उसके सामने जो गाने बजाने करना, उसको भी जगाना, ऐसा नहीं, उसको रेस्ट में रखिए। आप लोग अपना काम करें, अलग करें, लेकिन उसको रेस्ट में रखें। और एडवाइस दें कि उसको अगर सो जाए तो बहुत अच्छा है, रेस्ट बहुत अच्छा उससे मिल जाएगा, 2-4 घंटे सो जाए तो बहुत अच्छा रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जब सोकर उठें तो उसको, अब क्या हमने देखा है कभी कभी गाँव में देखता है कि वो 2-3 दिन तक, यार मदर ऐसे ही चाहती है कि इसको तो इतना डिलीवरी हुआ है, नीचे छोटा टाका लगा है, कटा हुआ है, तो हम इसको चलाएं फिराएं ना, टाका टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, टाका टूटता उठता नहीं है। अर्ली एम्बुलेशन कराएं, रेस्ट के बाद आराम से उनको उठाएं और कोशिश करें को चले फिरे, थोड़ा पहले वॉशरूम भेज दीजिए। हाँ, पहली बार जब वो उठे एम्बुलेशन के लिए, जब चलने फिरने के लिए, तो पहली बार उसको सपोर्ट देना चाहिए, एक कोई उसको पकड़े रहे, क्योंकि पहली बार उठने पर सिंकोप हो सकता है, वो फेंटिंग हो सकती है, गिर सकती है, तो इसलिए पहली बार सपोर्ट दे करके वॉशरूम ले जाएं। वहाँ अगर यूरिन पास हो जाए तो बहुत अच्छा है। अर्ली एम्बुलेशन के ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। अर्ली एम्बुलेशन के फ़ायदे अगर हम काउंट करना शुरू करें तो जैसे कि एक तो उसको लगेगा कि हम ठीक हैं, सेंस ऑफ वेलबींग, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूँ। अगर आप नहीं चलाएंगे उसको लगेगा हम बीमार हैं। चलने फिरने लगेगी तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, सेल्फ फीलिंग होने लगेगी कि हम ठीक है। दूसरी चीज़ की ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बताया था कि पेशाब नहीं आता, रुक जाता है। अगर आप चलाएंगे फिराएंगे तो बाथरूम भी आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है वॉशरूम, तब भी हम कहेंगे जाओ बैठ करके टॉयलेट करने की कोशिश करो। अगर पेशाब पास हो गया तो बहुत अच्छा बात है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, जो लैट्रिन कड़ी होगी, उस भी अगर चलेंगे फिरेंगे तो कम होगा। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि जो यूट्रस के अंदर ब्लड क्लॉट, खून उनके थक्के थोड़े बहुत रहते हैं, बन गए रहते हैं, यूट्रस बड़ा है उसमें अभी पड़ा हुआ है, अगर जैसे ही चलना शुरू करेंगे तो वो निकल जाता है, ड्रेन कर जाता है।
तो इसलिए आप देखेंगे कभी कभी और जैसे जाती हैं वॉशरूम पहली बार तो आकर के उनकी अटेंडेंट कंप्लेन करते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब जैसे ही बैठी वो ढेर सारा ब्लड का थक्का गिर गया। तो जो अंदर था वो गिर गया, वो अच्छी बात है। वेजाइना में पड़ा हुआ था या यूट्रस में पड़ा हुआ था, वो अभी मुँह बच्चेदानी को खुली रहती है, ड्रेन करके निकल जाता है। तो एक एम्बुलेंसन का ये भी फायदा हुआ। और चलने फिरने से जो यूट्रस है वो और अच्छे से कंट्रैक्ट होकर छोटी होना जल्दी शुरू हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगता उसको कंट्रैक्ट होने में। अगर आप लेटे लेटे पड़े रहेंगे तो बच्चेदानी भी कम सिकुड़ेगी, धीरे धीरे वो नीचे जाएगा। जल्दी जाना अच्छा बात है। और एक होता है पर्पुलर वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि अगर आप लेटे लेटे बहुत देर तक लेटे हाथ पैर नहीं चला रहे हैं तो उससे क्या होगा कि पैरों में या ये कमर के आसपास में जो बड़ी वेन्स होती हैं वहाँ पर ब्लड रुका रहता है, वहाँ क्लॉट बन जाएगा। तो जब वेन में क्लॉट बन जाएगा तो उसी को हम कहते हैं पर्पुलर वेनस थ्रोम्बोसिस। क्लॉट बन जाएगा, वो क्लॉट अगर वहाँ से डिसलॉज हुआ शरीर में ऊपर आते आते कहीं जा कर के फेफड़े में फंस जाएगा, कभी ब्रेन में चला जाएगा। तो जो भी इससे कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हमको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी नाम देते हैं, क्लॉट जाकर फंस गया तो उससे जान भी जाने का खतरा रहता है। इसलिए हाथ पैर को चलाते रहने चाहिए, एम्बुलेशन थोड़ा टहलते वलते रहें तो ये पर्पुलर वेनस थ्रोम्बोसिस भी इसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। तो ये फ़ायदा हो गया इसके अर्ली एम्बुलेशन के। और अगर नॉर्मल डिलीवरी में अनकम्प्लीटेड अगर डिलीवरी हुई है तो इस अनकम्प्लीटेड डिलीवरी के बाद आप धीरे धीरे उनके रूटीन वर्क भी शुरू कर सकते हैं। डिस्चार्ज होकर गए घर पर हैं, धीरे धीरे जैसे कि आप स्टेयर्स चढ़ने की बात पूछते हैं बार बार पेशेंट कि हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल चढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आपका अगर मन कर रहा है चढ़ने का, आपका शक्ति लग रहा है शरीर में, तो आप चढ़िए। धीरे धीरे छोटा मोटा काम शुरू करिए, अपना रूटीन काम करें। धीरे धीरे अपना कुकिंग वुकिंग का काम कर सकते हैं। हल्का फुल्का वज़न उठाना शुरू करिए। बाद में हफ्ते भर बीत जाए तो आप थोड़ा बहुत बाल्टी वाल्टी हुए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना आपको अच्छा लगता है कि हम काम कर सकते हैं तो करिए, उससे करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो हम ये जो है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद अपना रूटीन काम भी जल्दी से हम जितने जल्दी हो सके उसको फिर से रिज्यूम कर लें। अब आते हैं कि डाइट का क्या एडवाइस दिया जाए, क्या खाने पीने में क्या देना चाहिए हम लोगों को। तो नॉर्मल डाइट हम उसको दें, उसके मनपसंद का पहले बताया ना, जैसे जितने जल्दी वो मांगे, अगर भूख लगाए तो जो अपना खाना मांगे उसके पसंद का कुछ खाना दीजिए, खाए। नॉन लैक्टेटिंग अगर मदर दूध नहीं पिला रही है तो जैसे सब खाते हैं वैसे खाएं। अगर मदर दूध पिला रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो इसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा तो खाना पड़ेगा। बच्चे के लिए करीब 5 अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत होती है, किलो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा खाना खाना पड़ेगा, एक खाना आप उसके लिए अलग से खा लें। और खाने में कोशिश करिए कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड हो, पानी खूब मतलब लिक्विड वाली चीज़ें, जैसे दाल पीने का हो गया, दाल पीजिए, उसमें पानी अच्छा रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा। कोशिश करें कि अगर वो 1 लीटर दूध पिए रोज़ तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और बच्चे के भी दूध की कमी नहीं होगी और उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो नहीं है तो आधा लीटर पिए और पानी के रूप में दाल पिए, सब्जियाँ खाएँ। और हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए और फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। एक वही केला से कभी कभी कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों को होता है तो केले को छोड़ करके बाकी सारे फ्रूट्स खा सकते हैं आप, उससे और फ़ायदा रहेगा। लैटिन कड़ी नहीं होगी और विटामिन्स फ्रूट्स में मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो सब पूरा होगा। एनीमिक पेशेंट है तो आयरन की गोली भी 100 मिलीग्राम की एक डेली जो है 3 महीने तक खिलाते हैं हम लोग। ये आ गया खाने की भी चीज़ें। अब आते हैं कि कुछ चीज़ें जो नॉर्मली हम डिलीवरी के समय हुआ है उसको कैसे केयर करें। तो जैसे डिलीवरी हो पहले साबुन पानी से पूरे पेरिनियल रीजन को बढ़िया से पोंछ लेना चाहिए और उसको ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए, जिससे कि लैट्रिन का रास्ता की तरफ से ऊपर को न लाएं, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ पोंछें। बढ़िया सा पोंछ करके स्टेराइल पैड उस पर लगा देना चाहिए बच्चेदानी के रास्ते पर। और अगर जो है कि वहाँ पर टाँके लगे हुए हैं तो जितनी बार आप जो है कि वॉशरूम जाएं उसके बाद आने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको धोएं, कम से कम 2 बार दिन में ज़रूर धोएं। और कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है तो उसको भी लगा सकते हैं वहाँ पर। अगर पेन है, थोड़ा स्वेलिंग है थोड़ा बहुत, तो आप उसको गर्म पानी से या ठंडे पानी से, दोनों काम कर सकते हैं। ठंडे पानी से भी सेकाई कर सकते हैं, गर्म पानी से भी सेकाई कर सकते हैं उसकी, उससे आपका पेन रिलीफ हो जाएगा काफ़ी। और
उसके बाद जो है कि अगर कोई इन्फेक्शन का साइन आपको समझ में आता है, नीचे बच्चेदानी के रास्ते में वल्बा के आसपास पस निकलने लगे, स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपको कोई एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, पेन किलर दे देंगे, एनाल्जेसिक दे देंगे, उससे वो आराम हो जाएगा। फिर ब्लैडर की बात जैसे हम लोग कर रहे थे कि शुरू में बाथरूम नहीं आता है, तो 4-5 घंटे के बाद उसको भेजिए वॉशरूम के लिए, जाए और मिक्चुरेशन की कोशिश करें, पेशाब करने की कोशिश करें। ना आ रहा हो, ना लग रहा हो, तब भी करें। जैसे बताया कि ब्लैडर इनसेंसिटिव होता है, उसको फीलिंग नहीं होता, पेशाब भरा रहेगा लेकिन उसको फील नहीं होगा। तो और वॉशरूम में जा कर के कोशिश करें पेशाब करने की, हो जाता है मैक्सिमम लोगों को। अगर नहीं होता है तो थोड़ा जो है कि उसको पोजीशन चेंज करिए, जहाँ लेटी हुई थी थोड़ा उसका अगर हो सकता है डिस्कम्फोर्ट में लेटी हो, है तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाइए। वहाँ उसके बेड पर कोई और भीड़ भाड़ हो तो उसको हटाएं, फिर 1 घंटे बाद ट्राई करें, हो जाएगा वॉशरूम। अगर फिर भी नहीं होता है, पेशाब नहीं होता है, तो डॉक्टर को उसको जो है कैथेटराइज कर दें, फोलिज कैथेटर डाल दें। फोलिज कैथेटर डाल करके उसको 24 से 72 घंटे तक हम देख सकते हैं कि बच्चे को पेशाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कैसे लगेगा पता चला, आप फोलिज कैथेटर डाल दिए तब तो पेशाब महसूस नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम कि 2 घंटे के लिए जैसे बीच बीच में फोलिज कैथेटर को क्लैंप कर दें, क्लैंपिंग डिक्लैंपिंग बोलते हैं जैसे। अब आता है बावेल केयर के बारे में, जैसे बात हमने कर रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो उसमें हम फ्लूइड इंटेक बढ़ा दें, फाइबर डाइट बढ़ा दें, रफेज ज़्यादा लें, सलाद ज़्यादा लें, और सब्जियां ज़्यादा खाएं, तो रोटी खाएं। तो इसमें जो है कि उसको फिर कॉन्स्टिपेशन दे दें और एम्बुलेशन उसको टहलाते वहलाते रहें, तो कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली ठीक हो जाता है। अगर फिर भी लगता है आपको कि नहीं अभी भी या उसको नहीं लैटिंग हुआ, तो हम कुछ इसबगोल की भूसी उसको 2-3 चम्मच दूध में मिला करके उसको पिला दें, वो ले लें, तो उससे भी लैटिंग हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो लैक्टोलोज सिरप आता है, वो 15 से 20 ml रात को दे दें, सुबह तक लैटिंग हो जाता है, इतने में हो जाएगा। अब ब्रेस्ट का केयर के बारे में बात करते हैं, कोई ब्रेस्ट में हमें क्या क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो एक तो इंगॉजमेंट हो रहा है, जैसा बताया था कि जैसे दूध बनता है कभी कभी पेन होने लगता है, दूध अगर बच्चा पूरे से नहीं सक कर पा रहा है तो दूध भर जाता है ब्रेस्ट में, तो उसमें दर्द होता है। तो इसमें हम हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हैं, पानी गर्म पानी से थोड़ा सिकाई कर दें तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। बच्चे को दूध पिलाइए, जितना दूध पिलाएंगे तो दर्द कम हो जाएगा। अगर बच्चा नहीं किसी की वजह से नहीं है, आपका कहीं बीमार है, कहीं भर्ती है, ब्रेस्ट एंगेजमेंट हो रहा है, तो आप उसको बच्चे अपने से दूध निकाल देंगे तो ब्रेस्ट जो पेन है वो कम हो जाएगा। तो ब्रेस्ट पंप का भी यूज कर सकते हैं। और एक निपल में कुछ कभी कभी दिक्कत आता है कि जैसे निपल में घाव बन जाता है, तो उसके लिए पहले तो निपल केयर सोचिए कैसे होता है। निपल केयर मतलब जितनी बार आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं उसके पहले आपको स्टेराइल वाटर से, साफ़ पानी से आप उसको वॉश कर दें, पोंछ दें, पोंछने के बाद दूध पिलाएं। और दूध पिलाने के बाद जो है फिर से उसको वॉश कर दें पानी से, और सूख जाए अच्छे से, तब उसको कपड़े से ढक लें। गीला गीला नहीं रहना चाहिए, उससे क्या है कि कैंडिडियासिस बहुत होता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्रैक हो सकता है। क्रैक का एक और कारण है कि अगर आपने बच्चे को पोजीशन सही नहीं रखा दूध पिलाने में, तो दूर से पिला रहे हैं, लेटे हैं, बगल में बच्चा लेटा हुआ है, उसको पकड़ा करके अपने सीधे कर लेट गए, वो तन करके बच्चे को तान करके दूध पी रहा है, तो इससे भी क्रैक डेवलप होते हैं। तो पोजीशन सही होना चाहिए, बच्चे को एकदम बिल्कुल सटा करके अपने पास से, जिससे कि पूरा निप्पल बच्चे के मुंह में रहे, और जो निप्पल के चारों तरफ एरियोला होता है, वो ब्राउन कलर का जो एरिया होता है, वो भी बच्चे के मुँह में थोड़ा सा रहे। तो इससे अब ब्रेस्ट फीडिंग के एक अलग से हम जो है कि लेक्चर उसका बनाएंगे, तो उसमें समझ में आएगा, बहुत लंबा ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक है। तो उसमें अगर बच्चे की पोजीशन सही से आपने दूध पिला रहे हैं तो ब्रेस्ट में जो है कि दिक्कतें नहीं आती हैं। कभी कभी रात में क्या कहते हैं, और लेडीज़ की बच्चे को पकड़ा दिया तो अपना निपल और सो गए, बच्चा 2 घंटे 3 घंटे ऐसे मुँह में डाल करके सोया हुआ है। तो इतने ऐसा ना करें, हमेशा बच्चे को दूध पिलाएं, टाइम से पिलाएं, पी ले तो छुड़ा करके उसको लेटर सुला दें और अपना वॉश करके ड्राई कर लें। अगर ऐसे ज़्यादा देर तक आप बच्चे के मुंह में रखेंगे तो उसमें वो फंगल इन्फेक्शन होगा, क्रैक बनेगा, घाव हो जाएगा, तो उसमें दिक्कतें आएंगी। अगर घाव हो ही गया, इस तरह हो गया, तो उसका इलाज क्या समझें पहले। एक तो अपने नॉर्मल तरह से सोचें कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो लास्ट में दूध बनता है उसको गारें थोड़ा सा हाथ में, हथेली पर या चम्मच में, और उसी पर लगा दें। वो बहुत कंसनट्रेटेड और फैटी मिल्क होता है, फैट बहुत होता है उसमें, उससे घाव ठीक होने लगता है। उससे नहीं आता तो कुछ क्रीम आते हैं, एलोवेरा के क्रीम आता है, एलोवेरा ई करके एक आता है, तो विटामिन ई के साथ उसको लगा सकते हैं।
कोई सूथिंग एजेंट लगा सकता हूँ, उससे ब्रेस्ट ठीक निपल वो आपका क्रैक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, न कि मैक्सिमम लोगों को इतने में ठीक हो जाता है। अब इम्यूनाइजेशन की बात, मदर का इम्यूनाइजेशन करने के लिए का, तो इम्यूनाइजेशन में जैसे कि अगर मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो निगेटिव ब्लड ग्रुप के मदर को अगर जो बच्चा हुआ उसका ब्लड ग्रुप चेक कराएं, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको एंटी-डी का इंजेक्शन लगता है। अगर टीटी का इंजेक्शन नहीं लगा था प्रेगनेंसी के दौरान, तो अब बूस्टर डोज हम दे सकते हैं। एक डिस्चार्ज के समय एक टीटी का इंजेक्शन लगा कर उसको छोड़ सकते हैं। इम्यूनाइजेशन हो गया। अब कंट्रासेप्शन की बात आती है, गर्भ निरोधक की बात, तो एक PPICD बहुत अच्छा है। आप PPICD डिलीवरी के तुरंत बाद भी लगा सकते हैं और डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर भी लगा सकते हैं। 48 घंटे के बाद फिर नहीं लगाएंगे, फिर तब 6 हफ्ते के बाद ही लगेगा। तो आप कापटी या मल्टीलोड जो भी आता है PPICD के नाम से, उसको आप लगा सकते हैं। कुछ लोग पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन चाहते हैं, अगर वो नसबंदी करवाना चाहते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर, विशेष करके 5 दिन के अंदर हो जाए तो और अच्छा है। उसमें जो है कि बच्चेदानी जो होती है आपकी, वो एब्डामेन में रहती है, पेट में रहती है, बड़ी रहती है, आराम से वहाँ छोटा सा नसबंदी के लिए छोटा ऑपरेशन होता है, वो हो जाएगा। तो पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन भी किया जा सकता है, पोस्टमार्टम इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस भी दी जा सकती है। अब उसके बाद जो है कि डिस्चार्ज का टाइम आता है, तो डिस्चार्ज कब करना चाहिए हॉस्पिटल से, तो 48 घंटे, डिलीवरी के 48 घंटे तक अगर अनइवेंटफुल सब कंडीशन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, तो 48 घंटे बाद हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज के समय हम कुछ उससे एडवाइस देंगे। विशेष करके एडवाइस हम देते हैं, बात करना चाहते हैं पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस की, कि मदर अब घर जा रही है तो वहाँ काम धाम तो जो अपना हमने बताया समझाया, वो अपना रूटीन काम धीरे धीरे शुरू करेगी, लेकिन कुछ पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज मदर को करने चाहिए। इसका बहुत एडवांटेज है। पहला एडवांटेज जो सबसे पहला तो यही है कि आपका जो बताया परपूरल वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, ब्रेन क्लॉट बनने के चांस रहते हैं, वो नहीं बनेंगे, जो शुरू का तुरंत का फ़ायदा है। लेट फ़ायदे हमको क्या क्या हैं, जैसे कुछ औरतों में बैक एक शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का एब्डामिनल ओबेसिटी बढ़ जाती है, कुछ लोगों को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, तो कुछ लोगों को यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है। अब समझिए ये सब क्या है। एक तो डिलीवरी के बाद कमर दर्द की समस्या आती है, बच्चेदानी नीचे सरकने की समस्या आती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब कि थोड़ा सा भी हंस दिया या थोड़ा सा खांस दिया तो पेशाब हो जा रहा है कपड़े में, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम ना हो उसके लिए एक्सरसाइज अगर हम करें तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और क्या हम डिस्चार्ज के समय एडवाइस दे सकते हैं। कभी कभी देखिए लेडीज़ पूछती हैं या उनके हस्बैंड पूछते हैं कि सर हम साथ कब रह सकते हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कब कर सकते हैं। तो ये पूरी परपोरियम पीरियड बीत जाने दें, यानी 6 हफ्ते के बाद एडवाइस करना है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 6 हफ्ते के बाद आप साथ में रह सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि जो बच्चेदानी का रास्ता है उसमें बहुत सारे एपिजियोटोमी वुंड बना हुआ है, टाँके लगे हैं, नहीं टाँके लगे हैं तो भी जो है कि वहाँ बच्चेदानी के रास्ते बहुत छिल जाती है, वहाँ घाव बने रहते हैं। उसको अपने नॉर्मल आने में 6 हफ्ते लग जाता, तब तक ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है, आपका जो लोकिया वोकिया बताए थे बंद हो जाएगा। तो इससे जो है कि आपका उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोशिश करें। अब उसके अलावा हम देखते हैं कभी कि एक शब्द होता है आफ्टर पेन का, कि जैसे ही डिलीवरी के बाद बच्चेदानी सिकुड़ती है तो पेड़ों में दर्द होता है, विशेष करके जब वो बच्चे को फीडिंग कराते हैं, जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो जब दूध पिलाते हैं तो ऐसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है शरीर में, यूट्रस कंट्रैक्ट होता है, यूट्रस कंट्रैक्ट होगा तो पेन होता है, इसको हम आफ्टर पेन बोलते हैं। ये कोई घबराने की बात नहीं, नॉर्मल प्रक्रिया है। ज़्यादा अगर हो रहा है तो कोई एनाल्जेसिक हम उसको दे देते हैं, पैरासीटामॉल दे दें, आइब्रोफेन दे दिए, इस तरह की चीज़ों से वो ठीक हो जाता है। तो ये हो गई आपके सामान्य चीज़ें जो परपुरियम में बच्चा डिलीवरी के बाद होती हैं। उसमें थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, छोटे बहुत आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहते हैं, उसके बारे में हमने बताया। धन्यवाद। अब आगे किसी और टॉपिक पर बात किया जाएगा।